हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम सभी को। माई सेल्फ दीपक शर्मा, योर मोस्ट वेलकम ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ MCI। So right now student, today we have going discussed about the cell division and cell cycle। तो आप सभी लोगों ने सेल डिवीजन का नाम सुन रखा होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है ना। सब लोगों ने आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी पहले से, छोटी क्लासों में 11th-12th क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर सेल नाम से एक चैप्टर था, ठीक है। तो उसके अंदर आप सभी लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। बट आप सभी लोग सेल डिवीजन के नाम से क्या मतलब समझते हो कि सेल डिवीजन से मतलब है इसका कि एक सेल का डिवाइड होकर दो सेल के अंदर बंटना, ठीक है। जब एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक सेल के अंदर जो प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जितना भी उसमें कंटेंट है, ठीक है, उस सारे कंटेंट को क्या किया जाता है, सबसे पहले डबल किया जाता है। सबसे पहले डबल किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इक्वली दोनों सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से कोई भी दो भाई है ना, तो दो भाई आपने अपने परिवार में देखा होगा और कहीं भी देखा होगा, ठीक है। जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होगी तो वो लड़ाई होने के बाद में बोलते हैं कि ठीक है कि दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो उनको सेपरेट होने के लिए क्या चाहिए कि जो भी घर के अंदर संसाधन है ना, कि जो भी उस घर के अंदर गैजेट्स पड़े हैं, ठीक है, उन सभी को बराबर होना या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे घर के अंदर एक फ्रिज है, ठीक है, तो अब दोनों भाइयों को अलग होना है तो दोनों को चाहिए फ्रिज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्रिज और लाएंगे, ठीक है। अगर टीवी एक है तो एक और टीवी लाएंगे, एक सोफा सेट है तो एक और सोफा सेट लाएंगे, ठीक है। तो इक्वली उनको करके सारे गैजेट्स को देन उसके बाद में क्या करेंगे, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके और डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है आपके सेल के अंदर होता है कि सेल क्या करती है, सबसे पहले आपके जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर जो सेल कंटेंट है, सेल ऑर्गेनल्स है, उसको क्या करेगी, वो डबल करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपराइटस है ना, सेंट्रोसोम है, तो इन सबको क्या करेगी सेल सबसे पहले डबल करेगी, देन उसके बाद में क्या होगी, दोनों दो सेल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। पहले क्या करेगी, मदर सेल अपने हर एक कंटेंट को डबल करेगी, देन उसके बाद में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से इसी हिसाब से क्या होगा, जो इसके अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर डीएनए कंटेंट है, ठीक है, तो डीएनए कंटेंट भी क्या होगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके क्या करेगा, डबल करेगा, और डबल करने के बाद में अलग अलग सेल, जो दो सेल बनने वाली है, उन दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिकॉज डीएनए का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, या ईच सेल के अंदर क्या है ना, इक्वल डीएनए पाया जाना, सेम डीएनए पाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक डीएनए क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ द आवर लाइफ, ठीक है। अपना जो जीवन है उसका क्या है, ब्लूप्रिंट है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का सही होना बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर डीएनए आपका इक्वल नहीं है, डीएनए में हल्की फुल्की छोटी सी भी अगर एरर आ जाती है, तो उससे क्या होती है कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या है, लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। बिकॉज जब आपके डीएनए के अंदर क्या होता है कि एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर मिस्टेक आ जाती है ना, तो उससे क्या होता है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया होता है क्या है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन की वजह से इसमें सिकल सेल एनीमिया आरबीसी का शेप कैसी हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके ग्लूटामिन है, ग्लूटामिन की जगह क्या हो जाता है, वेलाइन अमीनो एसिड आ जाता है, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या हो गया, आपके पूरा जो बाइकोन के वो आरबीसी बननी थी, उसकी जगह क्या बन गई, सिकल सेल आरबीसी, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या है कि डीएनए का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे आपके घर पे आपके पिताजी और है ना, यहाँ के दादाजी और अलग हुए होंगे, तो सबसे मध्य में क्या रखा जाता है, सबसे सेंटर में क्या रखा जाता है कि भाई साहब जो पैसा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। जो भी अपना बिजनेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और बाकी अगर कहीं कोई कमती बत्ती भी होगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से क्या होता है कि सेल के डिवीजन के अंदर होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका डीएनए है, ठीक है, उसका तो क्या होना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। तो आपका जो सेल डिवीजन होता है, इसमें टोटली फोकस किया जाता है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए के इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका जो ब्लूप्रिंट है लाइफ का वो क्या होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो अब अपन देखते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है कि एक सेल से डबल सेल बनने की जो प्रोसेस होती है, उसके
बिटवीन जो भी फेज आती है आपके, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के डबल होने की, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स से डबल होने की, डीएनए के डबल होने की, एंड देन उसके बाद में डबल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने तक की जो भी प्रोसेस आती है वो सारी किसके अंदर आती है, आपके सेल साइकिल के अंदर। अब सेल साइकिल में क्या होती है, दो फेज होती है, एक होती है इंटरफेज एंड एक होती है आपकी एम फेज, है ना। जो आपकी इंटरफेज होती है, इंटरफेज क्या होती है, ये सबसे वेरी लॉन्ग फेज होती है ना, सबसे लंबी फेज होती है, और इसमें क्या होता है 95% से ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है ये अकेली, है ना। तो और इसको अपन इंटरफेज को किस नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज रेस्ट फेज, इसका नाम ही रेस्ट फेज है, बाकी इसमें रेस्ट है नहीं। इस फेज के अंदर क्या होती है, सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इसी फेज के अंदर सेल को क्या करना होता है, पूरी डिवाइडेशन की पूरी प्रिपरेशन करनी होती है ना। जिस हिसाब से आप मतलब फॉर एग्जांपल आपकी शादी होने वाली है ना, आपकी शादी होनी है, फॉर एग्जांपल आपकी आज शादी होगी, है ना। तो आज शादी होने से पहले क्या है, आज शादी होने के लिए आप 2 महीने पहले से तैयारियां कर रहे हो, या आपके घर वाले क्या है 2 महीने पहले से एक्टिव है, आपके लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं, है ना, या लड़की के लिए क्या लड़का ढूंढा जा रहा है, ठीक है, उनकी दोनों की एंगेजमेंट करवाई जा रही है। एंगेजमेंट के बाद में दोनों के फैमिली वाले है ना अच्छे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, फिर डिमांड रखी जाती है कि डाउरी में क्या लेना है क्या नहीं लेना है ना, फिर उनका सबका इंतजाम किया जाता है। देन उसके बाद में शॉपिंग होती है, प्री वेडिंग होती है ना। तो वो सारी प्रोसेस क्या होती है, एक जबकि शादी कितनी देर में होनी है, 2 घंटे के अंदर, है ना, या 5 घंटे के अंदर, या 1 दिन के अंदर, बट वो 1 दिन का जो काम होना है उसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियां की जाती है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि आपके सेल को डिवाइड होना है, तो डिवाइड तो वो 1 घंटे के अंदर ही होगी या 2 घंटे के अंदर ही होगी, बट उससे पहले क्या होगा, 10 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तक क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन चलेगी, उसको किस हिसाब से डिवाइडेशन करने की, है ना। तो जो आपकी इंटरफेज है, ये रेस्ट फेज है ना, इसको रेस्ट फेज बोलते हैं। बाकी सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होती है, क्योंकि इसी फेज के अंदर क्या होगा, आपके सारे सेल ऑर्गेनल्स डबल होंगे, हर एक कंटेंट क्या होगा अपनी क्वांटिटी के अंदर डबल होगा, है ना। देन उसके बाद में क्या होगा, एम फेज आएगी। एम फेज में क्या होता है, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होती है। ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है कि एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड होती है, मतलब जो मेन ड्रामा होता है ना, जो मेन ड्रामा होता है जिसके लिए सारा प्रोसेस चल रहा है, वो कहां जाके एंड होगा, आपके एम फेज के अंदर। इसलिए क्या बोला जाता है इसको, ड्रामेटिक फेज। या उसी हिसाब से आप देख लो कि जिस दिन फेरे होने होते हैं आपके, है ना, जिस दिन आपकी शादी होगी, जिस दिन आपके फेरे होंगे, तो वो क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा, है ना, उस पूरी फेज का या उस पूरी साइकिल का, ठीक है। तो आपके जिस दिन शादी होनी है उसी दिन के लिए क्या किया जा रहा है, आपके 2 महीने पहले से प्रिपरेशन किया जाता है, तैयारियां की जा रही है ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, सेल के डिवाइडेशन होगा। अब क्या होगा, जो आपकी इंटरफेज है ना, सबसे पहले अपन कवर करते हैं इंटरफेज को, कि इंटरफेज के अंदर होता क्या क्या चीजें हैं। तो इंटरफेज के अंदर ये फेज होती है, और इस फेज में भी क्या होती है, 3 सब फेजेज पाई जाती है। तीसरी सब फेज के अंदर सबसे फर्स्ट आती है आपके जीवन फेज। जीवन फेज का मतलब हो गया गैप 1 फेज, ठीक है। अब गैप 1 फेज के नाम इससे समझते हैं अपन कि इस फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी घटनाएं घटती है ना। कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट है सेल के अंदर या सेल ऑर्गेनल्स है, वो क्या होगा, सारा डबल होगा। वो क्या होगा, सारा डबल होगा, अपने खुद की क्वांटिटी के अंदर डबल करेगा, खुद की क्वांटिटी में डुप्लीकेट बनाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है कि 2 सेल के अंदर इक्वली डिवाइडेड होना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि भैया हम तो 2 होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका गोल्जी अपराइटस है, गोल्जी अपराइटस बोलेगा भैया कि मेरे को भी 2 जगह डिवाइड होना है, ठीक है, 2 जगह जाना है, तो अपने को भी क्या है, पहले डबल होना है, ठीक है। तो सारे क्या होंगे, तो भी सारे सिंगल बैठे हैं, तो सिंगल क्या बोलेंगे कि भैया अगर हमें तो बारात में लेके जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, हमें भी डबल करो, है ना। तो उसी हिसाब से क्या होगा कि आपके जीवन फेज आती है, प्रिपरेशन की तैयारी की फेज आती है, तो इसमें सारे सिंगल लोग बोलते हैं क्या कि भैया पहले हमारे पास तो अगर कुछ करवाना है, हमें कहीं भी लेके चलना है, तो सबसे पहले हमें डबल कराओ। तो ये जीवन फेज होती है। तो जो आपके गैप 1 फेज होती है उसमें क्या होते हैं, सारे डबल होते हैं। और जो सेल होती है, सेल की एक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्या कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल की साइटोप्लाज्म ग्रोथ क्या है, कंटिन्यूअसली चालू रहती है, सेल के बनने से लेके एंड सेल के डिवाइडेशन तक, है ना। तो साइटोप्लाज्म ग्रोथ या सेल ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअसली रहती है। देन उसके बाद में आता है एस फेज। सेकंड फेज आएगी कौन सी, सेकंड सब फेज कौन सी आएगी, एस फेज। एस फेज में नाम से पता चल रहा है, एस का मतलब हो गया सिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। तो सिंथेसिस किसका होता है, यहाँ पे आपके जो डीएनए मटेरियल है
है ना, जो भी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मटेरियल है उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना। आपको लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियस में बताया था क्या होता है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का डीएनए अपनी क्वांटिटी को डबल करता है ना, या अपने खुद में रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करके खुद की क्वांटिटी को डबल करेगा। एंड इसी के अंदर क्या होगा, आपके एस फेज में ही सेंट्रियोल का भी क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, है ना। तो अब देखते हैं, बात आती है कि सर इसमें क्या है, सबसे मोटा कंफ्यूजन होता है कि तो सर ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, या डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए की मात्रा दुगनी होती है या क्रोमोसोम दुगने होते हैं, है ना। देखो सर इसमें बात यह है कि जो आपके क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कितने होते हैं अपने ह्यूमन सेल के अंदर, 23 पेयर, है ना। तो क्रोमोसोम तो कितना होगा, 23 पेयर ही रहेंगे। बट एक्चुअल में होता क्या है कि इसके अंदर जो आपके डीएनए मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल इसको ये समझ लीजिए कि ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल ये डीएनए आपका प्रेजेंट था, है ना, इतना डीएनए प्रेजेंट था। अब भाई साहब सेल को होना है क्या, डिवाइड, सेल को डिवाइड होना है, तो डीएनए ने बोला कि भैया हम तो क्या होंगे, डबल होंगे, ठीक है, हम भी क्या करेंगे, पेयर बढ़ाएंगे, हम भी क्या करेंगे, डबल होंगे। तो इसने बोला कि ठीक है तुम भी डबल हो जाओ, तो इसने डीएनए ने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, और रेप्लिकेशन करके ये डबल हो गया, ठीक है। तो ये जो एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो वो क्या हो गई, ये आपका डीएनए ने क्या किया, क्रोमोसोम के अंदर खुद को डबल कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हो, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, बट जो सेल पहले से डिप्लॉइड थी, है ना, वो ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड नहीं हुई, या नहीं हेप्लॉइड हुई, ठीक है। वो क्या हुआ, सेल पहले भी डिप्लॉइड थी, सेल अभी भी डिप्लॉइड है। किससे पहले, आपके डीएनए के रेप्लिकेशन के पहले भी क्या थी, एस फेज के अंदर डिप्लॉइड थी, अभी भी डिप्लॉइड है। बट क्या हुआ कि जो डीएनए की क्वांटिटी थी, है ना, 2C थी पहले, सी का मतलब क्वांटिटी, है ना, या इसकी मतलब कंटेंट बोल सकते हैं अपन इसको, कि जो इसका कंटेंट पहले 2 कंटेंट था, वो क्या हुआ, अब 4 हो गया है। इसकी क्वांटिटी में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हो गया। बट इसकी क्वालिटी जो डिप्लॉइड थी, वो क्या, वो अभी भी आपकी डिप्लॉइड ही है ना। उसको नहीं तो वो जो मतलब चीज पहले डबल थी, है ना, क्रोमोसोम के नंबर आपके 23 पेयर थे, वो अभी भी 23 पेयर है, वो नहीं तो 23 रहे और नहीं 23 पेयर की जगह वो पेयर की जगह ट्रिपल बने, है ना, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड सब पेज आती है आपकी G2 फेज या गैप सेकंड फेज। गैप सेकंड फेज में भी क्या होता है कि आपका जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली चालू रहती है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, ठीक है, अब आपका डीएनए का तो क्या हुआ, डुप्लीकेशन करवा दिया आपने, डीएनए का तो रेप्लिकेशन करके डुप्लीकेशन करवा दिया। बट क्या है, अब डीएनए को कोएड करने के लिए भी क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था क्या, कि जब डीएनए डीएनए क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है ना। यहाँ डीएनए किसके साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है, प्रोटीन के साथ। प्रोटीन कौन सी होती है, स्टोन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो जो आपकी स्टोन प्रोटीन है उसके 8 मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं और एक ऑक्टोमेयर नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर के चारों ओर आपके डीएनए लपट के कोइड शेप के अंदर, और किसका निर्माण करता है, क्रोमेटिन का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसी के लिए क्या होगा, जो डीएनए का आपने डुप्लीकेशन किया है एस फेज के अंदर, तो उसको क्रोमेटिन के अंदर चेंज करने के लिए, क्रोमोसोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन का तो सिंथेसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, आपके G2 फेज के अंदर। अब क्या होता है कि कई सेल क्या होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे अपने चिक्की सेल है ना, अपने गाल की सेल है, चिक्की सेल है, उसको क्या है, सेल को डिवाइड होने के अंदर टाइम लगता है 24 आवर्स का, है ना। तो इसमें क्या होता है, लगभग ऑलमोस्ट 23 आवर्स का टाइम होता है ना। वो क्या होता है, सेल को प्रिपरेशन फेज के अंदर लग जाता है ना। तो प्रिपरेशन फेज, या इसको इंटरफेज भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपका इंटरफेज हो गई या प्रिपरेशन फेज हो गई, इसमें कितना टाइम लग गया, 23 आवर्स लग गए। तो 1 आवर्स के अंदर क्या होगा, आपका सेल डिवीजन होगा, या एम फेज के अंदर 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो उसी हिसाब से क्या होगा, एक आपके देखते हैं इकोलाई आता है ना। तो इकोलाई की जो सेल डिवीजन के अंदर टाइम है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट के अंदर सेल डिवीजन हो जाता है कंप्लीटली। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सेल जितनी ज्यादा सिंपल होगी, उसी में क्या होगा, उतनी जल्दी सेल डिवीजन हो जाएगा। तो अपने ह्यूमन की सेल क्या है, वेरी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसके अंदर टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेट चिक्की सेल को डिवाइड होने के अंदर कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर्स, जिसमें से 23 आवर्स, ऑलमोस्ट 23 आवर्स किसी अंदर लग जाते हैं इंटरफेज के अंदर, प्रिपरेशन फेज के अंदर, जिसमें सेल प्रिपेयर होती है किसके लिए, सेल
डिवीजन के लिए। अब क्या होता है कि अपनी बॉडी की कुछ सेल क्या होती है कि इतनी जल्दी डिवीजन नहीं करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार्डियक सेल है, न्यूरॉन सेल है, तो ये क्या करती है, इतनी जल्दी डिवीजन नहीं करती है। तो ये क्या करती है, जैसे G1 फेज आती है तो G1 फेज से क्या होगी, एग्जिट होगी और G0 फेज में आ जाएगी, G0 फेज में आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, क्विसेंट सेल भी बोलते हैं, क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सेल एक्टिव तो होती है, सेल अपना फंक्शन तो कर रही है, बट इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी। सेल ग्रोथ भी कर रही है ना, और सेल फंक्शन भी कर रही है, बट इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये इतना तो काम हो गया, आपके इंटरफेस कंप्लीट हो गए। अब सेल को आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को अब क्या डिवाइड होना है ना भाई। जैसे डिवाइड होने के लिए भी क्या है, पता तो चलना जरूरी होता है ना, ठीक है। अरे जैसे आप है, कल ना आपकी शादी हो जाएगी, आप बड़े हो जाओगे, आप और आपके भाई है, ठीक है। तो कल ना आपके घर में थोड़ा वाद विवाद चालू होगा, ठीक है, यहाँ मतलब किसी भी चीज को लेके झिक झिक चालू हो जाएगी डेली। तो आपको लगने लगेगा कि यार इससे अच्छा तो है थोड़ा सेपरेट हो लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो इंडिकेशन कहाँ से मिला कि जैसे आप घर में एंट्री हुए, घर में एंट्री होते जैसे जो डेली का माहौल रहना चाहिए था, तो वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा आपको, एप्रोप्रिएट माहौल नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगेगा कि यार अब अपने को सेपरेट हो लेना चाहिए, ठीक है, ताकि शांतिपूर्ण जिंदगी जी सके। तो उसी हिसाब से क्या होता है, जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, जो सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका कंट्रोल होता है आपके टोटल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। अब सेल का साइटोप्लाज्म क्या है, डे पर डे हर टाइम क्या ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। अब भाई साहब सेल के साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो गई इतनी कि आपके न्यूक्लियस का कंट्रोल उस पर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, या न्यूक्लियस का कंट्रोल लूज होता जा रहा है। तो न्यूक्लियस बोलेगा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। अब बस की बात क्या नहीं है कि आपके साइटोप्लाज्म को संभालना, और साइटोप्लाज्म अगर नहीं संभाल रहा तो सेल का सेल ऑर्गेनल्स भी धीरे धीरे कंट्रोल कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस बोलेगा कि अब अगर मामला बिगड़े उससे पहले क्या करना है आपको, कि सेल को डिवाइड करके इसको दो भागों में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल आपका वैसा पता चला घर वालों को, ठीक है, आप बाहर पढ़ने के लिए कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, या बाहर तैयारी कर रहे हो, बाहर रह रहे हो घर से बाहर, है ना। तो आपके घर वालों को पता चला कि लड़का बिगड़ गया, है ना। तो लड़का बिगड़ गया तो सबसे पहले स्टेप कौन सी होती है, घर वाले को पता लग गया कि अपना कंट्रोल खत्म हो गया, वैसा लड़का अपने हाथ से निकल गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पहले आपको समझाएंगे, देन उसके बाद आप नहीं समझोगे तो वो क्या करेंगे कि अब इसको क्या करो, इसकी शादी वादी करवा दो, ताकि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये सुधर जाए, है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि न्यूक्लियस जब अपना कंट्रोल छोड़ता है सेल के ऊपर, तो वो कहता है कि भैया सेल को डिवाइड करो, और डिवाइड करके इसको दो भागों में कर दो, दो भागों में इसको सेपरेट अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। या इसको सिंगल से क्या करो, डबल करो। उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी लाइफ में होगा क्या कि घर वाले बोलेंगे कि ये सिंगल है तो ये उत्पाद मचाएगा, ये नहीं मानेगा तो इसको क्या करो, जल्दी से डबल करो, इसका पेयर बनाओ, है ना। तो उसी हिसाब से क्या होगा, आपके एम फेज के अंदर होगा कि जैसे न्यूक्लियस अपना कंट्रोल छोड़ेगा और सेल क्या होगा, डिवाइड ओके, दो पार्ट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना। तो अब आता है डिवाइडेशन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, दो टाइप का होता है आपके। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्या का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर मदर सेल क्या है, इसमें डिप्लॉइड है, तो इसमें क्या होगा, जो डॉटर सेल है वो भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, है ना। डिप्लॉइड का मतलब जो आपके क्रोमोसोम के नंबर है वो 23 पेयर है, ठीक है, मदर सेल में। तो जो डॉटर सेल होगी उसमें भी क्या होंगे, 23 पेयर ही प्रेजेंट होंगे, है ना। जिस हिसाब से अभी आपको बताया था कि यहाँ पे उसमें डीएनए की मात्रा ही डबल होती है, डीएनए की क्वांटिटी क्या होती है, डबल होती है, ताकि सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। बट क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और जो ये सेल डिवीजन होता है वो आपके सोमेटिक सेल में, सोमेटिक सेल का मतलब होता है कि अपनी जो बॉडी है टोटल, ठीक है, इस बॉडी के अंदर ओनली एक गैमेट सेल को छोड़ के पूरी बॉडी के अंदर एक ही प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, सोमेटिक डिवीजन। अगर ये सोमेटिक डिवीजन में क्या हुआ, अगर कोई सेल है ना, उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड से अगर वो हैप्लॉइड बन गई तो उससे क्या होगा, अपनी पूरी बॉडी भी या अपनी पूरी जो लाइफ है वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो सकती है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आपके जो मियोसिस है उसमें इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैप्लॉइड है ना, सॉरी हैप्लॉइड नहीं, इसकी जो गुणसूत्र है, आपके क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या है, दोनों इक्वल रहते हैं आपके मदर सेल के अंदर और डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। मदर सेल अगर डिप्लॉइड है 2n है तो डॉटर सेल भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी 2n होगी। अगर मदर सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, पेयर क्रोमोसोम होंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा,
है ना। अब इसके आगे बात करते हैं पर एम फेज की। एम फेज में भी क्या होते हैं, 2 फेज होती है, एक होता है कैरियोकाइनेज, एक होता है साइटोकाइनेज। जो कैरियो का मतलब हो गया आपके न्यूक्लियस, और काइनेज का मतलब हो गया डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। और जो साइटोकाइनेज होता है, साइटो का मतलब क्या हो गया सेल, एंड काइनेज का मतलब हो गया डिवीजन। ठीक है, तो अब भाई सेल आपकी तैयार है किसके लिए, डिवाइड होने के लिए और पेयर बनाने के लिए। सेल बिल्कुल रेडी हो गई। ठीक है, आपने हर एक क्वांटिटी को डबल कर लिया, है ना, और अब रेडी होके बैठी है। जिस हिसाब से आप शादी से पहले क्या है, जिस दिन आप बारात लेके जाओगे उससे पहले बिल्कुल रेडी होके बैठोगे कि हाँ भैया आज अपन हो गए दूल्हे राजा बनने के लिए तैयार, तो आज चलेंगे अपन पेयर बनाने के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी सेल करती है क्या कि जैसे इंटरफेज कंप्लीट होती है तो एम फेज आती है, सेल हो जाती है बिल्कुल रेडी किसके लिए, डिवाइड करने के लिए। तो जो आपके कैरियोकाइनेज फेज है, कैरियोकाइनेज फेज क्या होती है, ये भी 4 फेजेज के अंदर डिवाइड होती है फर्दर, है ना। तो इसमें तो फर्स्ट फेज आती है आपकी प्रोफेज आती है, सेकंड फेज आती है मेटाफेज, थर्ड फेज आती है एनाफेज, एंड फोर्थ फेज आती है टीलोफेज। ठीक है, तो एक एक करके चारों फेज को अपन समझते हैं। ठीक है, इन सारे चारों सेल का क्या है, डायग्रामेटिक ये प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लोगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लोगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई एक सिंगल लाइन का भी आपको, सिंगल वर्ड का कोई डाउट बचेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें प्रोफेज। ठीक है, फर्स्ट वाली रहेगी अपने कौन सी फेज, प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है, वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन फॉर्म के अंदर। क्रोमेटिन आपको कल बताया था यहाँ पे कि क्रोमेटिन किस हिसाब से होता है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस हिसाब से। ठीक है, आपका क्रोमेटिन कैसे होता है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्रोमेटिन की, जिसके अंदर जो किसके और चारों कोएड होता है आपके स्टोन प्रोटीन की चारों ओर, है ना। तो स्टोन प्रोटीन के क्या होता है, 8 मॉलिक्यूल मिलकर ऑक्टोमेर बनाते हैं, ऑक्टोमेर के चारों डीएनए वो कोएड होके क्रोमेटिन बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेल को क्या है, क्रोमेटिन के रूप में प्रेजेंट रहेगा आपका डीएनए कहां तक, G2 फेज तक या एम फेज के पहले। बट क्या हुआ, अब एम फेज के अंदर आने के बाद में क्या, सेल को डिवाइड होना है, तो सेल को डिवाइड होने के लिए, होने से पहले क्या होगा, जो डीएनए है उसका क्या होगा, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्रोमोसोम बनाया नहीं है, या क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अभी तक आपका क्रोमोसोम बनाया नहीं है, बट यहाँ पे जो प्रोफेज होगी इसके अंदर क्रोमोसोम बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है ना। और जो ये आपको रेड कलर से डॉटेड दिख रहा है, ये क्या आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना। देन ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो क्या है, आपके सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो इस फेज में, प्रोफेज में क्या होता है कि डीएनए का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होते हैं ना। क्रोमोसोम बने नहीं है, बनेंगे तो कहां पे, आगे की नेक्स्ट फेज में मेटाफेज के अंदर। बट यहाँ पे क्या हो, बनना स्टार्ट हो गया, है ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन इनका स्टार्ट हो गया, एंड जो आपकी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये भी क्या होगी, डिसअपेयरिंग होना चालू हो जाएगी। न्यूक्लियोलस क्या होगा, डिसअपेयर होना या डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। और जो आपके ये दोनों सेंट्रोसोम है ना, जो सेंट्रोसोम एक से क्या हुए डबल हुए थे, वो क्या होंगे, दोनों अलग अलग पोल के ऊपर, अपोजिट पोल के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, प्रोफेज के अंदर होगी, है ना। प्रोफेज के न्यूक्लियस में या प्रोफेज सेल, प्रोफेज जो आपकी फेज है एम फेज के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी कि आपके डीएनए का कंडेंसेशन या क्रोमेटिड के अंदर बदलने के लिए तैयार है, या क्रोमेटिड में बदलना चालू हो गई। ठीक है, या डीएनए का कंडेंसेशन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, किसके लिए, क्रोमोसोम बनाने के लिए। इसमें क्या होना होगा, और उसके अलावा कि जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसमें भी क्या होगा, डिसअपेयरिंग होना चालू हो गया। और उसके अलावा क्या होगा कि जो आपके सेंट्रोसोम है ना, वो सेंट्रोसोम भी क्या होंगे, अलग अलग पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होगी, खुद को डिग्रेड करना या डिसअपेयरिंग करना चालू कर देगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फेज आती है एम फेज या मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि जो आपका डीएनए कंटेंट है ना, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल था वो सारा क्या होगा, कंडेंस होके और क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, है ना, या क्रोमोसोम बना लेगा। क्रोमोसोम क्या है कि डीएनए मटेरियल की मतलब सबसे ज्यादा कंडेंस, डीएनए की सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमोसोम बोलते हैं, ना। और जो सबसे लूज फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम फेज में, मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम बना। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, सेल के बिटवीन के अंदर, है ना, ये मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आके क्या करेंगे, ये इक्वली अलाइन हो जाएंगे, है ना, और
जो आपका सेंट्रियोल है, जो दोनों सेंट्रियोल होंगे वो सेंट्रियोल भी क्या करेंगे, अपोजिट साइड के अंदर जाके स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके आपके जो काइनेटा कोर है, काइनेटा कोर नाम की डिस्क प्रेजेंट होती है कहां पे, सेंट्रोमियर के ऊपर, उसके आगे अटैच हो जाएंगे। देन अभी मेटाफेज आती है। मेटाफेज से पहले एक फेज हो रहा है जिसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन मेटाफेज, यानी ट्रांजिशन मेटाफेज का मतलब कि प्रोफेज एंड मेटाफेज के बीच की फेज है ना। उस फेज के अंदर क्या होगा कि डीएनए क्या होगा या क्रोमेटिन कंडेंस होके और थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देंगे है ना। और क्रोमोसोम क्या होंगे, अलग अलग जगह से धीरे धीरे क्या होंगे, मेटाफेज प्लेट की तरफ या सेल के बिटवीन के अंदर है ना, मेटाफेज प्लेट की तरफ क्या होंगे, अलाइन होने चालू हो जाएंगे। ठीक है। एंड इसी के साथ क्या होगा, तो आपके क्रोमेटिन का कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन हो गए जो बीच के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और अब लास्ट लेक्चर में बता दें कि सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होती है, एक डबल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है या परत या लेयर पाई जाती है, जिसको अपन काइनेटा कोर के नाम से भी बोलते हैं। ये काइनेटा कोर होती है, ये क्या करती है, आपके सेंट्रोमियर से या सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर आते हैं है ना, उस स्पिंडल फाइबर को अटैच करने का काम होता है, वो कौन करता है, आपके काइनेटा कोर। ठीक है, ये काइनेटा कोर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे है ना। जो ये आपका फाइबर स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे काइनेटा कोर से आके जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी तक तो ये सेंट्रियोल है जो दोनों अपोजिट पोल के ऊपर पहुंचे नहीं, बट ये क्या पहुंचने वाले हैं और इन्होंने क्या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके और क्रोमोसोम को एडजस्टमेंट करने में लगे हुए हैं, कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। बट जैसे मेटाफेज आती है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं ये दोनों सेंट्रियोल क्या करेंगे कि सारे क्रोमोसोम को क्या है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करके ये है ना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और काइनेटा कोर से अटैच करेंगे सबसे पहले। और काइनेटा कोर से अटैच करने के बाद में क्या होंगे, सारे क्रोमोसोम को एक लाइन के ऊपर है ना, जिसको अपन मेटाफेजिक लाइन बोलेंगे, उस लाइन के ऊपर अलाइन करेंगे सारे क्रोमोसोम को। ठीक है, देन मेटाफेज में ये क्या करेंगे, इसके बाद में जो आपका सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल में क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर इसके चारों ओर है ना, रोड लाइक स्ट्रक्चर या स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे है ना। जो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको क्या बोलेंगे अपन, इस फॉर्म के अंदर आपके सेंट्रियोल को क्या बोलेंगे, एस्टर है ना। एस्टर किसको बोलते हैं कि जब सेंट्रियोल मेटाफेज के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके रोड लाइक स्ट्रक्चर स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन, एस्टर के नाम से जानते हैं। अब आपका जो ये एस्टर हो गया है ना, ये सेंट्रियोल हो गया और सेंट्रियोल के साथ क्या है, स्पिंडल फाइबर जो काइनेटा कोर से जाके जुड़ रहे हैं। काइनेटा कोर क्या है, आपके एक प्रोटीन की डिस्क होती है जो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे जाके जुड़ेंगे। तो सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक एपराइटस है ना। देन ये हो गया आपका मेटाफेज। मेटाफेज के बाद में क्या होगा, आपकी नेक्स्ट फेज आएगी एनाफेज है ना। एनाफेज में क्या होगा कि जो आपके अलग अलग पोल के ऊपर सेंट्रियोल प्रेजेंट है ना, और ये सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से काइनेटा कोर के ऊपर, क्रोमोसोम के काइनेटा कोर के ऊपर जुड़ रहे हैं है ना, और जुड़ के मेटाफेज प्लेट के ऊपर इनको अलाइन कर दिए। देन ये क्या करेंगे, दोनों अपनी तरफ क्या करेंगे, दोनों अपनी अपनी तरफ दबाव लगाएंगे है ना। अब आप बोलोगे सर कि ये जो स्पिंडल फाइबर बनाया है ना, तो स्पिंडल फाइबर ये क्या, स्पिंडल फाइबर जो दोनों सेंट्रियोल ने बनाया है, तो क्या ये अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, जी बिल्कुल अपनी अपनी तरफ खींचेंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे किसकी तरफ, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के काइनेटा कोर के ऊपर। और काइनेटा कोर क्या करेगा, फिर सेंट्रोमियर को डिसॉल्व करके और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को, एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो, प्रेशर लगाएगा। देन उसके बाद में क्या होगा कि जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे क्रोमेटिड है, ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिड है और यहाँ पे ये दोनों क्रोमेटिड का बीच का पार्ट है आपके है ना, दोनों क्रोमेटिड के मध्य का पार्ट है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बाद क्या प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, काइनेटा कोर है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकला, स्पिंडल फाइबर निकल के यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर इसको ऐसे खींचेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपके दोनों क्रोमेटिड क्या ऐसे टर्न हो जाएंगे है ना। तो उसी हिसाब से क्या हुआ कि ये जो आपका क्रोमोसोम दिख रहा है आपको है ना, तो ये ऊपर की क्रोमेटिड है वो इस हिसाब से हो जाएंगे कि इसमें जो आपका सेंट्रोमियर का पार्ट है वो आगे की तरफ चला जाएगा और इसमें क्या होगा, इसकी तरफ आ जाएगा है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा आपके एनाफेज के अंदर, इस हिसाब से ये पूरा अरेंज हो जाएगा आपके क्रोमोसोम है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है आपकी टीलोफेज।
टेलोफेज में क्या होंगे, दोनों साइड के सेंट्रियोल अपने अपने साइड में अपने अपने क्रोमोसोम को लेके, अपने अपने क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को लेके, है ना, अपने अपने तरफ चले जाएंगे। और ये जो डीएनए मटेरियल है ना, या जो क्रोमेटिड एक जगह इकट्ठे हुए हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपेयर करेंगे, है ना, इसके चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। और अब कैरियोकाइनेज के बाद में अपन आगे स्टडी करने वाले किसके बारे में, साइटोकाइनेज के बारे में। अपने क्या किया यहाँ पे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले हर कंटेंट का क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करके और अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना के उसको सेपरेट करके तैयार कर दिया, ठीक है, कि वो अलग अलग सेल के अंदर आके डिवाइड हो सके, ठीक है। जिस हिसाब से क्या होता है, चलिए कौन सी पहले आएगी, साइटोकाइनेज पे। साइटोकाइनेज का साइटो मतलब सेल, काइनेज का मतलब डिवाइडेशन, है ना। इसमें क्या होता है, दो प्रकार से डिवाइडेशन होता है ना। एक डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं, प्रोफॉर्म, एंड सेकंड को क्या बोलते हैं, सेल प्लेटफॉर्म। जो आपकी प्रोफॉर्म होती है वो किसके अंदर मोस्टली पाई जाती है, आपके एनिमल्स के अंदर, है ना। एनिमल्स के अंदर क्यों पाई जाती है, क्योंकि एनिमल्स की जो सेल होती है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। जब सेल वॉल एब्सेंट होती है तो उसका जो डिवाइडेशन होता है सेल का, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड आल्सो इज अ वेरी इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे इस हिसाब से आपकी, मान लो कि सेल मेम्ब्रेन थी, तो वो धीरे धीरे ऐसे अंदर की तरफ खांच बनाना चालू करेगी, और अंदर की तरफ खांच बनाना चालू करके और फाइनली ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ आ रही है ना, मतलब पेरिफेरल एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रीपिटल बोलते हैं। एंड ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। बट वही क्या होती है, तो प्लेटफॉर्म होती है। प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपकी ये कोई सेल है ना, आपकी ये कोई सेल है, ठीक है, और इसकी तरफ ये बाहर क्या है, आपका सेल वॉल पाया जाता है। इसकी ये क्या हो गया, प्लांट की सेल है, ये बाहर सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ रेड कलर से सेल मेम्ब्रेन है ना। ये अलग अलग जेनेटिक मटेरियल था, न्यूक्लियस या सेंट्रियोल प्रेजेंट, दो अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है ना, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, यहाँ से सब्सटेंस सिंथेसिस करेगी या सब्सटेंस रिलीज करेगी, कहाँ पे, जो ये बीच के अंदर जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनी है वहां पे, किस लिए, कि ये वहां जाके सेल वॉल का निर्माण कर सके, सेल वॉल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि दोनों साइड से दोनों सेल क्या करेगी, जो भी सेल वॉल बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस की जरूरत होगी उनको सिंथेसिस करेगी और यहाँ लाके रिलीज करेगी, और धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, जो सेल वॉल है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन इस हिसाब से होगा, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगी या सेंटर से पेरिफेरल एरिया की तरफ जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, सेल प्लेटफॉर्म, साइटोकाइनेज बोलते हैं ना, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है कि अंदर से बाहर की तरफ, मतलब ऐसे, ठीक है, इस हिसाब से होता है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, मोस्टली प्लांट्स के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आएगा कि इंटरफेज क्या होती है एंड माइटोसिस या एम फेज क्या होती है ना। तो